Welcome buddies to my YouTube channel Genie Class Chemistry Class 12 Physics Chapter number 10 Wave Optics. We are starting this chapter. अब पहले हमने किया था ray optics. Now this is a branch. This is the second branch of the physics. First branch is ray optics. In second branch is optics की दो branch हैं. Optics physics की एक branch है और optics की दो branch हैं. That is ray optics एंड वेव ऑप्टिक्स. रे ऑप्टिक्स हमने पिछले चैप्टर में कवर की है, जिसमें लाइट को एज कंसिडर्ड अ रे, क्योंकि लाइट का डुअल नेचर है, तो हमें पहले लाइट को एज अ रे कंसिडर करके उसके कुछ फिनोमिनास पढ़े, जैसे कि रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, कुछ फिनोमिनास पढ़े. अब हम इस चैप्टर में लाइट को एज कंसिडर एज अ वेव मानकर उसके कुछ फिनोमिनास, जैसे कि वेव में भी रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है. ऑल्सो दो नए फिनोमिना आते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. तो फिनोमिनस वेव ऑप्टिक्स में चार हैं, लेकिन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो अगर लाइट को एज अ रे कंसिडर करके ये पॉसिबल नहीं है. सिर्फ लाइट को एज अ वेव कंसिडर करके ही ये दोनों इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन जो फिनोमिना हैं ये पॉसिबल है. So, इस चैप्टर में हम लाइट को एज अ वेव मानकर उसके कुछ फिनोमिना को जानने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विद इंट्रोडक्शन दैट वेव. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर को भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि वेव के लाइट के हमने एक नहीं, लाइट के डुअल नेचर माना था. लाइट का डुअल नेचर है, तो वो किस फिनोमिना के साइंटिस्ट की किस काम से आया था वो हम पिछले चैप्टर में जान चुके हैं. सो लाइट को एज अ वेव हम कंसिडर करें तो लाइट एज अ वेव कैसे रिएक्ट करेगी. लाइट को मीडियम चाहिए, वेव क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के मिलने से, दोनों में चेंजेस आने से जो हमारी वेव है वो जनरेट होती है. तो लाइट भी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जब काम में आएगी तब वहाँ पर हमारे पास लाइट वेव जनरेट होगी. सो वेव ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल डील विद लाइट एज अ वेव. सो अब पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पर आता है, दैट इज वेव फ्रंट. वेव फ्रंट, अब नाम से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वेव फ्रंट क्या होना चाहिए. वेव फ्रंट होता है फ्रंट और फेस, और वी कैन से द शेप ऑफ द वेव. किसी भी वेव का फेस, फ्रंट या उसकी शेप, उसी को हम कहेंगे वेव फ्रंट. क्योंकि फ्रंट, वेव का फ्रंट जहाँ पर वेव की ओपनिंग होने वाली है, तो वहाँ पर उसी जगह को हम कहेंगे वेव फ्रंट. और वेव फ्रंट डिपेंड करता है सोर्स क्या है वेव का सोर्स क्या लाइट है, क्या हीट है, तो उस बात पर ये डिपेंड करेगा. अब जो हमारे पास ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन. अब जो थ्योरलाइज्ड हमारे पास जो डेफिनेशन है उस पर देख लेते हैं. अब इसको हम कह सकते हैं कि सरफेस ऑफ अ कांस्टेंट फेज, कि एक ही फेज में वेव अगर ट्रैवल कर रही है तो इसको हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ अ कांस्टेंट फेज, क्योंकि फेज चेंज नहीं हो रहा. जैसे कि द इमेजिनरी सरफेस पासिंग थ्रू अ मीडियम ऑफ सेम फेज इज कॉल्ड अ वेव फ्रंट. सेम फेज से अगर वेव पास आउट हो रही है तो उस इमेजिनरी सरफेस को हम कहेंगे वेव फ्रंट. ऐसे ही एग्जांपल है हमारे पास कि अगर हम स्टिल वाटर में एक पेबल थ्रो करें तो वो जो हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल्स बनाता हुआ चलेगा, वहां से अगर हम पॉइंट सोर्स को लें, कि अगर एक उस पेबल को हम पॉइंट सोर्स मान लें, तो जो वेव ट्रेवल कर रही है उसके स्टिल वाटर में डिस्टर्बेंस होने के साथ, तो वो जो वेव है वो वेव फ्रंट डेवलप करते हुए चलेगी. जैसे कि एग्जांपल हमारे पास, हम पॉइंट सोर्स में एग्जांपल ले सकते हैं इसी चीज़ का कि स्फेरिक जो पॉइंट सोर्स है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है. जैसे कि यहाँ पर अगर हमने स्टिल वाटर में पेबल थ्रो करेंगे तो वो जो वेव्स जनरेट करेगा, वो जो वाइब्रेशंस होंगी, वो जो डिस्टर्बेंस होगी, उसकी वजह से कोसेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, और जो ईच सर्कल का फेस होगा उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट. ईच एंड एवरी पॉइंट जहां भी हम कहेंगे वेव फ्रंट. आगे इसी के साथ हम ह्यूजेंस प्रिंसिपल पढ़ेंगे
तो यही वेव फ्रंट हमारे लिए एक दूसरा काम भी करने है। उससे हम ये पता लगाएंगे कि वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कैसे करती हैं, वेव्स जो हैं इन अ मीडियम ट्रैवल कैसे करेंगे। अब ये पॉइंट सोर्स की बात होगी। अब सिलेंड्रिकल अगर हो हमारा सोर्स तो उससे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट होगी। ये अपर साइड है, अगर इसमें डेप्थ भी हो वेव में तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट जनरेट होगा। अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, सिर्फ एक सरफेस है, तो वहां पर हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट जनरेट होगी। नाउ वी कैन डिस्कस ह्यूजेंस प्रिंसिपल। So there it is the Huygens प्रिंसिपल। अब हाइगेंस प्रिंसिपल में हमारे पास आता है कि अगर हम जब वेव फ्रंट मानते हैं कि वेव फ्रंट जनरेट होगा, वेव फ्रंट व्हेन वी थ्रो अ पेबल इन द स्टिल वाटर, तो हमारे पास जो वेव्स जनरेट होंगी उसका जो फ्रंट होगा उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट, उसको हम कहेंगे वेव फ्रंट। अब उस वेव फ्रंट पे अगर हम ईच एंड एवरी पॉइंट को मार्क करें तो उसके पास भी, ईच एंड एवरी पॉइंट के पास भी एनर्जी होगी, और वो एनर्जी जो ट्रैवल करेगी वो भी वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करेगी। और जो हमारे पास जो प्राइमरी सोर्स है हमारा, दैट इज अ पेबल, तो हमारे पास जो पेबल हमने थ्रो किया वो हमारे पास प्राइमरी सोर्स, उससे जो फर्स्ट वेव बनी हमारे पास दैट विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। जो हमारे पास फर्स्ट है वो तो प्राइमरी सोर्स हुआ, और जो उससे वेव्स जनरेट हुई, फर्स्ट वेव जनरेट हुई वो सेकेंडरी सोर्स, और जो हमारे पास फर्स्ट वेव जनरेट हुई वो सेकेंडरी सोर्स है, और उस पर ईच एंड एवरी पॉइंट वो भी सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और वो भी वेव को एमिट करेंगे। और वो जो ईच एंड एवरी पॉइंट है वेव फ्रंट पर जो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, वो अपनी वेवलेट्स जनरेट करेंगे, सर्कुलर वेवलेट्स जनरेट करेंगे। पॉइंट सोर्स है इसलिए वेवलेट्स जनरेट करेंगे। सो दे विल जनरेट सर्कुलर वेवलेट्स, और वेवलेट्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो हमारे पास नई वेव फ्रंट बन जाएगी। और उस वेव फ्रंट पे जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट विल आल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स, और वो भी आगे एमिट करेंगे वेव को। तो ऐसे ही हमारी वेव्स जो है वो ट्रैवल करती जाए। तो उस वेवलेट्स पर अगर हमें टेंजेंट खींचते हैं तो हमारे पास नई वेव फ्रंट जनरेट हो जाएगी जो उसके आगे वेव को ट्रैवल कराएगी। और इस वेवलेंथ जो नई वेव फ्रंट जनरेट होगी हमारे पास, दिस वेव फ्रंट विल रिएक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स। इस पे जो पॉइंट्स आएंगी, ईच एंड एवरी पॉइंट, वो हमारे लिए एक वेव फ्रंट की तरह काम करेंगे, और वो भी आगे वेव को एमिट करेंगे। इनके ऊपर भी वेवलेट्स बनेंगी, और वहां से टेंजेंट खींचने पर हमारे पास नई वेव फ्रंट आएगी। ऐसे करते करते आगे हमारी वेव्स जो है ट्रैवल कर सकेंगी। ऐसे करते हुए हमारी वेव्स ट्रैवल कर पाएंगी। तो ऐसे ही वेव फ्रंट जनरेट हो जाएंगे जहां तक वेव के पास एनर्जी है। जहां वेव के पास एनर्जी खत्म होगी वहां ये वेव फ्रंट जनरेट होना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारे पास वेव फ्रंट जनरेट होगा। एंड वी हैव इंटेंसिटी ऑफ द वेव फ्रंट, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है किरचॉफ्स लॉ से, दैट इज so I is directly proportional to cos square theta upon 2. That is the intensity of the wave is directly proportional to the theta. थीटा पर डिपेंड करेगी। थीटा अगर हमारे पास क्योंकि दो केसेस आते हैं, एक फॉरवर्ड केस और एक बैकवर्ड केस, वेव जो है वो फॉरवर्ड ही मूव करती है, बिकॉज थीटा जो हमारे पास आता है, लाइट अगर ट्रैवल कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और हमारे पास वेव भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल बनेगा 0 डिग्री, एंड cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इंटेंसिटी जो हमारे पास फॉरवर्ड में है वो काफ़ी ज़्यादा आएगी, यानी कि मैक्सिमम आएगी। अगर हम इंटेंसिटी या कहें तो थीटा को लेते हैं 180 डिग्री, जहाँ लाइट ट्रैवल कर रही है, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड ट्रैवल कर रही है, और वेव जो है वो आगे ट्रैवल करती है। दोनों अगर एंटी पैरेलल होंगे, एंटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो हमारे पास cos 180 डिग्री बनेगा, एंड cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 180/2 करेंगे तो cos 90 एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। तो इंटेंसिटी वहाँ हमें मिलेगी 0। दैट्स वाई द लाइट और वेव always travels in forward direction. So that's completes the Huygens principle, and next we will do the reflection of a wave through mirrors as we consider
सिंपल और प्लेन मिरर्स। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इसको इंक्लूड करना ज़रूरी होता है। अब वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है? रिफ्लेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन वेव का रिफ्लेक्शन कैसे होता है एक बार वो देख लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन की थ्योरी दी गई है, रिफ्लेक्शन नहीं दिया गया है। नाउ वी हैव रिफ्लेक्शन ऑफ अ वेव। वेव का जब वेव आती है तो हमारे पास, अगर हम प्लेन वेव ले लें तो वेव वो ऐसे आएगी मिरर पे, यानी कि उसका स्ट्राइकिंग पॉइंट जो होगा एक पहले लगेगा एक बाद में लगेगा। तो अब जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो जस्ट अगर उससे स्ट्राइक हुआ है तो उससे जितना भी एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय आई। आई से हम डिनोट करेंगे जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है ए बी, हमारी वेव का स्ट्राइकिंग पॉइंट है, इंसिडेंट रे का स्ट्राइकिंग पॉइंट है, उससे नॉर्मल से जितना भी एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जो स्ट्राइक करने के बाद हमारी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन हम पढ़ रहे हैं, वेव रिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन उसका स्ट्राइकिंग पॉइंट है हमारा ए पॉइंट। ए पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी तो अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल जो वेव है ए बी, उसके ईच और एवरी पॉइंट जो है वो एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट रिएक्ट करेंगे। अगर वेव सेकेंडरी सोर्स है और वो भी वेव आगे एमिट करेंगे। अगर हमारे मान लें इसको वेव फ्रंट मान लें तो ये भी एक आगे सोर्स रहेगा, सेकेंडरी सोर्स रहेगा जो आगे वेव को एमिट करेगा। उसकी वजह से इसके वेवलेट्स बनेंगे। वेवलेट्स जो बनेंगे वो ए पॉइंट के सबसे पहले बनेंगे, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो स्ट्राइक किया है, बी पॉइंट से लास्ट में स्ट्राइक करेगा। ए पॉइंट के वेवलेट्स बनने शुरू होंगे तो हमारे पास वेवलेट्स जो है डिक्रीजिंग अमाउंट में रहेंगे, बिकॉज जो यहाँ पर स्ट्राइक हुआ इस स्ट्राइकिंग पॉइंट का नॉर्मल से डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है, जबकि बी पॉइंट का डिस्टेंस काफ़ी है। तो स्ट्राइकिंग पॉइंट पर पहले जो वेवलेट्स बनने स्टार्ट हुए हैं वो डिक्रीजिंग अमाउंट में बनने स्टार्ट होंगे। देन रे एमिट हो गई हमारे पास। अब इन पर हम अगर टेंजेंट्स को बनाएं, टेंजेंट्स बनाते हैं तो हमारे पास टेंजेंट्स बनाने के बाद हमारे पास ये वाली रे आ जाएगी, ये वाली रे आ जाएगी, एंड दैट रे इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि ये हमारे पास इंसिडेंट रे बनी है। अब जो ये स्ट्राइकिंग पॉइंट के बाद हमारे टेंजेंट्स को मिलाने के बाद जो हमारा नया वेव फ्रंट बनेगा दैट इज अ रिफ्लेक्टेड वेव। ये हमारा जो बनेगा सी डी पॉइंट, ये बनेगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन जाएगी। अब जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना कवर हुआ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, क्योंकि अगर हमें इसको रिफ्लेक्शन प्रूफ भी करना है तो हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको ये वाली रिफ्लेक्टेड एंगल आर से इक्वल करना होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के केसेस क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन के लॉज कहते हैं कि एंगल आई और एंगल आर जो इक्वल होना चाहिए, अगर इक्वल है तो वो रिफ्लेक्शन है। दूसरा जो लॉ कहता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सिर्फ रे ऑप्टिक्स में एप्लीकेबल हो पाएगा। तो हमारे पास जो ये डिस्टेंस है वो डिस्टेंस किस वजह से आएगा, अगर हम डिस्टेंस को माने स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, d इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हम माने वेव की स्पीड लाइट की स्पीड से चल रही है, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा दैट इज इक्वल टू vt। तो ये जो डिस्टेंस हमारा है, डिस्टेंस ये जो d है डिस्टेंस, ये हमारा बनेगा vt, और ये सेम यही बनेगा क्योंकि ये भी डिस्टेंस उतना कवर करेगा और वो भी, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन से पहले का है और ये रिफ्लेक्शन के बाद का डिस्टेंस है, तो दोनों डिस्टेंस होने वाले हैं सेम, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ करता था, और जितनी रे आई है उतनी ही रे रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। ऐसे ही वीटी दोनों इक्वल होंगे हमारे पास। अब जो हमारे पास बी पॉइंट से स्ट्राइकिंग होगी, बी पॉइंट से स्ट्राइकिंग होगी, so when point B will cover a distance equal to
BC and will first try to emit spherical wave front for that period. So spherical wave generated by point A will cover a distance equal to AD. तो जो डिस्टेंस यहाँ से कवर किया है उससे उल्टा डिस्टेंस B कवर करेगा, जो उसकी वेव फ्रंट्स हैं वो उल्टी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि जो इसकी वेव फ्रंट है B की वेव फ्रंट ये उल्टी जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि ये वेव फ्रंट है हमारे पास। जो यहाँ की वेव फ्रंट है उससे उल्टी वेव फ्रंट यहाँ जनरेट होगी। सो जो उसके बाद हमारे पास अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव करना पड़ेगा। दो ट्राइंगल हमारे पास आ गए ए बी सी एंड ए डी सी। तो इन दोनों ट्राइंगल में हम कुछ मैथमेटिकल प्रूफिंग के साथ जो हम इक्वल प्रूफ करते थे उससे हम इन दोनों एंगल्स को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अब जो हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स आए ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, अब ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डी सी को हम प्रॉपर्टी से इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट आता है दैट इज साइड ए सी ए सी। साइड ए सी दोनों में कॉमन है बिकॉज दोनों ट्राइंगल का बेस यही बन रहा है। एंगल जो ए डी सी और एंगल ए बी सी है वो राइट एंगल है बिकॉज ये टेंजेंट्स पर जो एंगल लगा, टेंजेंट्स पर अगर हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं या एक सर्कल के टेंजेंट जो होता है वो ऑलवेज उसकी रेडियस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये दोनों एंगल हमारे पास 90 डिग्री हो गए क्योंकि ये बने हुए हैं एक सर्कल की टेंजेंट पे, एंगल दोनों बने हुए हैं हमारे पास। Hence the third side AD is equal to BC। जो डिस्टेंस है वो दोनों का सेम कवर हुआ है VT एंड VT, तो ये दोनों साइड भी हमारे पास इक्वल हो जाएंगी। तो इस हिसाब से हमारे पास साइड एंगल और साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये पूरा ट्राइंगल जो है इसके इक्वल हो जाता है। तो ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू ट्राइंगल ADC। अब दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं, इन दोनों के ये एंगल्स इक्वल हैं, तो हमारे पास इस प्रॉपर्टी से मैथ में हमने करा हुआ है कि ये जो एंगल्स हैं इसके वो दोनों भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल I जो है वो एंगल R के इक्वल होगा। अब एंगल I और एंगल R अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन शो हुआ है। तो यानी कि रिफ्लेक्शन का जो प्रॉपर्टी है वो वेव पर भी शो होता है। बाय दिस फुल डेरिवेशन वी कैन इजीली प्रूव दैट रिफ्लेक्शन वेव का भी होता है और एंगल जो है इंसिडेंस एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो हमारे पास दोनों एंगल्स इक्वल है तो रिफ्लेक्शन शो होगा। और बाय दिस वी कैन कंक्लूड दैट वेव रिफ्लेक्ट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you all will understand the intro lecture, the Huygens principle and the application of Huygens principle, that is reflection of a wave. So keep practicing and hopefully you liked the. That's all for today. I hope you all liked the video. Thank you so much.